अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व देखा था, जिसमें आपने ट्रेड ऑफ देखा था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप था। आज हम लॉन्ग रन वर्टिकल फ्लिप्स कर्व देखेंगे, जिसमें क्या गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। तो उस केस में जो है आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपका फ्लिप्स कर्व कैसा होगा। ठीक है, वर्टिकल लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व जो है वो आपका बेस करता है अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस पे। मींस कि आपके प्रीवियसली क्या आपकी जो है इन्फ्लेशन रेट रहा, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल था। ठीक है, तो उस बेस पे जो है आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। उस बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हो। प्रोड्यूसर और एक लेबर के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उन बेसिस पे होता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी उस बेस पे जो है आपका फ्लिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। मींस एक ही रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जो इकोनॉमी में पहले था अनएम्प्लॉयमेंट, आप फिर से दोबारा उसी तरफ मूव कर जाते हो। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक वो जो है एडजस्ट कर जाते हैं। उसकी वजह से आपका फ्लिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल होता है। यहाँ पे आपकी लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व में क्या होगा कि आपकी अगर आप अडॉप्ट भी करते हो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज योर एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वो कोई भी जो है उस पर आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाते हो जिस पॉइंट पे आप पहले थे। ठीक है, और लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व आपका ये शो करता है देयर इज़ नो ट्रेड बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही, आप फिर से उसी अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए हो जिस पे पहले थे। ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। सिंपली आपके पास जो है शॉर्ट रन डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व हैं। ठीक है, 4 काइंड्स के आपके पास शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व हैं। सबसे पहले स्टार्ट हमने यहाँ से करना है, जहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है, ज़ीरो। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या है, ज़ीरो। और इस ज़ीरो प्राइस लेवल पे जो है आपके प्रोड्यूसर और लेबर क्लास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है वेजिस से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ये स्वेयर अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस स्वेयर अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कम करना है। तो इस स्वेयर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, और उसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आपकी जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट नहीं है, और अगर आपकी जो लेबर क्लास है या फिर ठीक है, लेबर क्लास जो है वो आपकी 2.4% जो है प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होगा कि उसकी मॉनेटरी वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। एक बात ये, और दूसरा इससे पहले कि मॉनेटरी वेजेस बढ़ाए जाएं, उससे पहले कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो उसको आप कैसे कम करोगे, आप अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी तो आप जी पॉइंट से मूव कर जाओगे पॉइंट एच की तरफ। ठीक है, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो लास्ट टाइम आपने शॉर्ट रन फ्लिप्स कब में भी देखा था कि प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्राइस लेवल आपका 2% पे आ गया है, जबकि पहले था आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल 0, और अब क्या होगा 2%। ठीक है, जब 2% इंक्रीज़ हुआ है तो इट्स मीन कि आपको जो मॉनेटरी वेजेस आपको 2.5% इंक्रीज़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी 2.5% इंक्रीज़ हो गई है। उसकी वजह से उनको 2.5% आपको मॉनेटरी वेजेस भी इंक्रीज़ करनी थी। अब क्या होगा कि 2% भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो उनकी 4.5% जो है आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा उनकी मॉनेटरी वेजेस पे। ठीक है, अब इस 2% इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर आप एग्रीगेट डिमांड और बढ़ाते हो, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, लेकिन दूसरी साइड पे आपकी इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप दोबारा से मूव कर जाते हो पॉइंट एन की तरफ। ठीक है, पॉइंट एन पे आपकी यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो आपकी लेबर क्लास की बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनकी वेजेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो
सेम रहा है। यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा, आपकी लेबर क्लास को फ़ायदा हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास तो एम्प्लॉयमेंट उतनी ही है और उसका आउटपुट भी उतना ही सेम ही रहेगा, जबकि जो लेबर की है वो वेजेस इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, फिर वही फिनोमिना हम अडॉप्ट करेंगे और हम जब अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो हम पॉइंट जी पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 4%। ठीक है, अब इस यहाँ पे आपका जो इस पॉइंट पे पहुँच के आपका एक्सपेक्टेड रेट था 2% इन्फ्लेशन का, यानी कि 2% इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो आप जब इस लेवल पे पहुँचते हो तो आपकी 4% इंक्रीज़ कर जाती है इन्फ्लेशन। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या हो जाएगा, 4%। आपके नेक्स्ट जो होगा फ्लिप्स का उसका। अब इस एग्रीगेट डिमांड को आप मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहोगे क्योंकि इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, आप वापस से आर की तरफ जो है वो मूव कर जाओगे, पॉइंट आर की तरफ। ठीक है, जहाँ पे आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि पहले था। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा स्वेयर अनएम्प्लॉयमेंट है, अब इसको आप कोई पॉलिसी अडॉप्ट करके जो है वो काम करना चाहते हो। अगर आप मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी लगाते हो, ठीक है, और अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हो या अपनी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल वगैरह करना चाहते हो, अपनी एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आप पॉइंट एस पे पहुंचोगे। ठीक है, वहाँ पे फिर आपकी 6% तक जो है आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा ना बढ़े, आप दोबारा से पॉइंट टी की तरफ मूव कर जाओगे, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी या इजी फिजिकल पॉलिसी लगाने से भी आपके जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई चेंजेस नहीं आई। सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि जब आप इजी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी यूज़ करोगे तो जहाँ पे लेबर क्लास को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्टिव क्लास को, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन आप फिर से जो है उसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आ जाओगे जो आपका पहले था। तो ये फ्लिप्स का वर्टिकल होना ये शो कर रहा है कि आपकी जो इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती। देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है आपको अपनी लेबर की वेजेस भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2.5% उसका प्रोडक्शन थी, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वेजेस 2.5% इंक्रीज़ करनी थी। तो जब इन्फ्लेशन रेट 2% ऐड होगा तो 4.5% जो है मॉनेटरी टर्म्स में उनकी वेजेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह जब 4% आपके इन्फ्लेशन होगा तो आपके जो लेबर क्लास कम्युनिटी वेजेस बढ़ जाएंगी 6.5% तक। इसी तरह 6% जब होगा तो 8.5%, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो 2.5% जो है उसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है आपकी लेबर क्लास की मॉनेटरी वेजेस भी इंक्रीज़ करेंगी, इस वजह से आपकी लेबर क्लास ज़्यादा बेटर ऑफ होगी। दूसरा, आपका जो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व है ये इसी वर्टिकल आपके क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई की तरह है। आपका क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई लेबर कर्व जो था वो वर्टिकल था, अगर आपको याद हो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका जी पॉइंट है ये आपके नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बता रहा है कि इसी पॉइंट पे आप दोबारा से आ जाते हो। ठीक है, शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व जो हैं आपको शो कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस लेवल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि फर्स्ट पे जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि कांस्टेंट प्राइस लेवल होगा, यानी कि प्राइस लेवल में चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपके क्या एम्प्लॉयमेंट रेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका PC2 है, फ्लिप्स कर्व 2 है शॉर्ट रन का, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2% लेवल जो है वो आपका इन्फ्लेशन रेट रहेगा और इस बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आपके प्रोड्यूसर्स और लेबर के दरमियान। ठीक है, इसी तरह आपके जब 4% इन्फ्लेशन रेट होगा तो इस रेट पे आपकी वेजेस डिटरमिन होंगी। सिमिलरली PC4 भी आपका यही शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व जो है वो क्या शो कर रहे हैं। पहला फ्लिप कर्व पे आपका है कि 0% है और ये शो करता है कि आपकी फ्यूचर और प्रेजेंट इन्फ्लेशन के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी।
ठीक है। सेकेंडली, जब आपकी 2% राइज हो रही है आपकी इन्फ्लेशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे अपनी लेबर और फर्म के दरमियान, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है उस बेस पे जो है वो साइन होंगे और आप मूव ऑन करते रहोगे। अब लास्ट पे उन्होंने बात की है कि आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू भी आप जो है अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेंज नहीं कर सकते। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सेम रहता है, नेचुरल रेट पे रहता है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। उसके अलावा आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वर्टिकल है, वो आपके अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को शो कर रहा है। मींस आपके अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि जब भी आपकी वेजेस जो हैं वो बढ़ती हैं वो आपके प्राइस लेवल को फॉलो करती हैं। जैसे हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व में देखा था, दो तरह के व्यूज़ देखे थे। जब आपका प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है तो आपकी नॉमिनल वेजेस इंक्रीज़ करती हैं और रियल वेजेस सेम रहती हैं। और दूसरा हमने ये देखा था, प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल वेजेस डिक्रीज़ करती हैं और नॉमिनल वेजेस सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके प्राइस लेवल जब इंक्रीज़ करती हैं तो आपकी नॉमिनल वेजेस भी इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। पहले आपकी इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है, एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वेजेस में जो है वो इंक्रीज़ आता है और जो कॉन्ट्रैक्ट है आपकी लेबर और बिजनेस क्लास के दरमियान जो है वो साइन होता है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके प्राइस में प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये था आपका लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व। कल हम एक्यूमेंटेड फ्लिप्स कर्व देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।